Hello students, myself Dr. Sudha Saxena, Assistant Professor of Political Science from Maheshwari Girls PG College, प्रतापनगर। आज इस वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक विचारक मनु पर चर्चा करेंगे और मनु के बारे में हम जानेंगे कि मनु कौन है और मनु का भारतीय राजनीतिक विचारक के रूप में क्या भूमिका रही है और मनु ने राजनीति को अपना क्या क्या योगदान दिया है। मनु हमारे पिता माने जाते हैं। मनु के बारे में ये कहा जाता है कि जब मानव जाति नष्ट हो रही थी उस समय पूरी सृष्टि पानी या जल में विलय हो रही थी, तब मनु नाम के एक व्यक्ति नौका में बचे और मनु से ही इस सृष्टि का विकास हुआ है। तो इस रूप में हम कहा जाता है कि मनु हमारे पिता हैं और मानव जाति का हम सब इन्हीं के पुत्र या पुत्रियां माने जाते हैं। मनु ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है। वो केवल एक धार्मिक या धर्म पे लिखा ही सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पर विस्तृत उसमें चर्चा की गई है। मनु ने मनुस्मृति में ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य जो है वो अपनी लाइफ को किस तरह से व्यतीत करे, सामाजिक व्यवस्था का किस तरह से संचालन किया जाए और शासन व्यवस्था किस तरह से संचालित की जाएगी, राजा का क्या कर्तव्य होगा एंड राजा की उत्पत्ति कहाँ से होगी, किस तरह से की जाएगी, इन सभी के बारे में उसने मनुस्मृति में बताया। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और इसके अंदर श्लोकों के बारे में ये कहा जाता है कि कितने श्लोक हैं इसके बारे में कोई स्पष्ट सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी 2694 श्लोक माने जाते हैं आज की डेट में। इन श्लोकों में राजा के बारे में, मंत्री के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अब मनुस्मृति में हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि मनुस्मृति को एक लॉ रेफरेंस बुक माना जाता है। इसका मतलब ये है कि मनुस्मृति में जो कानून है ना, जो नियम है, उन नियमों का वर्णन इसमें किया गया है और ये नियम सामाजिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनके बारे में इसमें कुछ नियमों का वर्णन किया गया है। इन नियमों के आधार पर हम राजनीतिक व्यवस्था की बुराइयों को दूर कर सकते हैं या उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और इसके साथ साथ सामाजिक समस्याओं को भी हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं। मनुस्मृति में राजा की उत्पत्ति के बारे में ये जो विचार मिले हैं उसमें मनु ने ईश्वरीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अर्थात मनु का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। वैसे तो ये कहा जाता है कि कुछ अलग अलग विचार प्रकट किए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई है, जैसे कि हॉब्स, लॉक, रूसो, और कुछ मानते हैं कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक रूप से हुई है, यानी कि राज्य किसी ने बनाया नहीं है, राज्य स्वतः ही उसका निर्माण हो गया, जैसे कि अरस्तु। लेकिन मनु जो हैं उनका मानना है कि राज्य का जो जन्म हुआ है या राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा हुई है। उनका मानना है कि जब पूरी सृष्टि पर राक्षसों का राज हो गया था उस समय मानव जाति नष्ट हो रही थी और तब मनुष्यों ने ब्रह्मा जी से अपील की कि इस सृष्टि की रक्षा की जाए। तब ब्रह्मा जी ने 8 ईश्वर के जो अंश होते हैं, जो उनमें क्वालिटी होती है, उनको लेकर मनु नाम के राजा की उत्पत्ति की। इस प्रकार मनु का मानना है कि राजा की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। इसी प्रकार मनु ने मनुस्मृति में राज्य के 7 अंग बताए हैं, यानी कि सप्तांग थ्योरी, और ये 7 अंग उनका मानना है कि ये 7 अंग राज्य के लिए होना आवश्यक है और इन 7 अंग का उन्होंने एक क्रम भी निर्धारित किया है कि किस तरह से कौन कौन से अंग होंगे और ये क्रम वरीयता के अनुसार निर्धारित किया गया है।
जैसे कि पहले नंबर पे जो रखा है यानी कि वो अति मोस्ट या सबसे महत्वपूर्ण है, और सबसे नीचे जो रखा गया है वो उससे कम मोस्ट महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले नंबर पे उन्होंने जिन्हें रखा है उनका उस अंक का नाम है स्वामी यानी कि राजा। तो पूरे राज्य में सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो होगा स्वामी। सेकंड नंबर पर है अमात्य। अमात्य यानी कि मंत्री, जिसे हम मंत्री आज हम बोलते हैं। मनु ने भी मंत्री को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे सेकंड स्थान पर रखा। मतलब कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि मनु ने जो अपने विचार दिए हैं वो आज की डेट में भी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि आज भी हम उसी रूप में इनके विचारों को देख सकते हैं। तो अमात्य यानी कि मंत्री, मंत्री को उन्होंने सेकंड स्थान पर रखा है और उन्होंने कहा है कि राजा जो भी कार्य करे वो अमात्य की परामर्श के अनुसार करे, यानी कि उनकी एडवाइस ले। अब परामर्श को माने या नहीं माने वो राजा के ऊपर डिसाइड है। राजा पर निर्भर करता है कि राजा को अगर उसकी परामर्श उचित लगती है तो राजा की उनकी परामर्श के अनुसार कार्य करे। और साथ में ये भी कहा है कि मंत्रियों से राय लेने के लिए वो मीटिंग बुलाए, और ये मीटिंग इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल भी हो सकती है और सभी मंत्रियों को बुलाकर भी, जैसे मंत्रिमंडल की बैठक होती है उस तरह से भी की जा सकती है। और जो मंत्री की बैठक होगी वो गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि मंत्रणा जो होगी वो सीक्रेट होगी, और मंत्रणा ऐसे स्थान पे की जाए जहाँ की कोई भी पक्षी भी नहीं आ सके, क्योंकि ये माना जाता था कि पहले पक्षी भी मानव की जो भाषा है उसको जानते हैं और सुनते हैं, समझ सकते हैं और उसे दूसरी जगह जाकर बता सकते हैं। इसलिए जब मंत्रणा चल रही हो तो किसी पक्षी या गूंगे या बहरे को भी आने की परमिशन नहीं दी जाएगी। सेकंड स्थान पर रखा है उन्होंने पुर। पुर मतलब किला, कि राजा के लिए तीसरा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है पुर, यानी कि राजा के पास एक किला होना चाहिए। और किले के बारे में भी उन्होंने विस्तृत रूप से चर्चा की है कि किले किस किस रूप में हो सकते हैं। जैसे कि आज हम देखते हैं जल दुर्ग, जैसे अपना जयपुर में जल महल है ना, और वन दुर्ग जैसे आमेर का किला, औदक दुर्ग जो कि रेगिस्तान और उस पर बना हो, या पहाड़ों के बीच में बना हुआ, पहाड़ों के ऊपर बना हुआ दुर्ग, वन दुर्ग यानी कि जंगलों के बीच में। इस तरह से दुर्ग ऐसा होना चाहिए किला जिसपे कि दुश्मन जो है जो इजीली या आसानी से आक्रमण नहीं करे। तो सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग एक ऐसे निर्जन स्थान पर या पहाड़ों पर या जंगलों में होना चाहिए। फोर्थ स्थान पर उन्होंने या चौथा पार्ट उन्होंने जो बताया है वो है राष्ट्र यानी कि जनता। तो राज्य के लिए जनता का होना जरूरी है ना, जन या भूमि। तो भूमि या जनता से उन्होंने राष्ट्र का पहचान कराई है, यानी कि चौथा जो पार्ट है वो राष्ट्र बताते हैं। पांचवा जो कि महत्वपूर्ण है वो है कोष। मनु ने कहा है कि राजा के पास पर्याप्त मात्रा में कोष होना चाहिए। कोष का, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी वार्निंग दी है कि कोष का संग्रह धर्म के अनुसार किया जाए, यानी कि राजा धन का संग्रह नियम या धर्म के अनुसार करे, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करे। यानी कि जो टैक्स लगाए जाएं वो जनता जो पे कर सकती है उनसे ही लिया जाए, हमेशा धर्म के अनुसार ही संग्रह। और राजा की ये ड्यूटी है या कर्तव्य है, मनु का मानना है कि राजा अपने कोष को हमेशा भरा हुआ रखे। 6 नंबर पर आ रहा है दंड। मनु ने अपने मनुस्मृति में दो चीज़ को महत्वपूर्ण माना है, एक धर्म और दूसरा दंड। यानी कि राजा की ड्यूटी है कि वो अपने पूरे राज्य में धर्म का पालन करे, और इस धर्म के पालन के लिए महत्वपूर्ण शक्ति है दंड, और ये दंड की शक्ति उन्होंने राजा को दी है। यानी राजा का कर्तव्य बताया है कि अगर कोई धर्म का पालन नहीं करता है तो राजा की ड्यूटी है कि वो उसके लिए दंड निश्चित करे। तो 6 स्थान पर जो कि उन्होंने महत्वपूर्ण माना है उसे दंड रखा है। और दंड के प्रकार भी उन्होंने बताए हैं, जैसे कि शारीरिक दंड, मानसिक दंड, जुर्माना, इस तरह की दंड की व्यवस्था राजा के द्वारा की जानी चाहिए। सबसे लास्ट में मित्र, यानी राज्य के लिए एक मित्र का होना भी आवश्यक है, ऐसा मनु का मानना है। क्योंकि मित्र जो कि हमें एक इमरजेंसी के समय या सुरक्षा की दृष्टि से या कोई एक प्राकृतिक आपदा आ जाती है उस समय हमारे लिए मित्र का होना आवश्यक है। तो इस रूप में 7 या 7वें स्थान पर मनु ने मित्र को रखा है, और इस सातों को मिलाकर
उन्होंने जो सिद्धांत का नाम दिया है वो दिया है सप्तांक सिद्धांत या सप्तांक थ्योरी, जो कि एक महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से 7 अंगों को मिलाकर एक राज्य बनता है और ये 7 अंग, मनु का मानना है कि ये 7 अंग एक दूसरे पर निर्भर हैं, इनके बिना राज्य पूरा नहीं है और इन सब की अपनी अपनी उपयोगिता है, अपना अपना महत्व है। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ मनुस्मृति, यानी मनुस्मृति में कुछ नियम और कानून निर्धारित किए गए। जैसा कि मनु का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो 2 नियमों पर आधारित होना चाहिए, एक आश्रम व्यवस्था और दूसरा है वर्ण व्यवस्था। या आश्रम व्यवस्था मनु ने कहा है कि 4 आश्रम बताएं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम मनु का मानना है कि राजा की ड्यूटी है कि वो अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में इन 4 आश्रमों के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करे। यानी कि मनु मानता है कि एक व्यक्ति का जीवन 100 साल का होता है। इन 100 को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट ब्रह्मचार्य, यानी कि इस पार्ट में जैसे कि पहले गुरुकुल हुआ करते थे उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है कि जब बच्चा है, बालक है, वो प्रथम 25 साल अपने गुरुकुल में व्यतीत करे और वहाँ शास्त्रों का ज्ञान ले, धर्म का ज्ञान ले और 25 साल तक शिक्षा लेने के बाद वो अगले 26 ईयर में, यानी कि 26 ईयर का जब होता है तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। तो दूसरा आश्रम उन्होंने गृहस्थ आश्रम बताया, यानी कि 25 के बाद उसका विवाह कर दिया जाए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर दिया जाए। 50 तक वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, गृहस्थ के जो कर्तव्य हैं उनका पालन करेगा और विवाह के बाद जब वो 50 ईयर का हो जाएगा उसके बाद वो घर को छोड़ दे और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर ले। वानप्रस्थ का मतलब है कि वो वनों में जाकर अपने व्यवहारिक अध्ययन करे, व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करे और इस समय चाहे तो वो अपनी वाइफ को भी अपने साथ ले सकता है, अन्यथा वो अकेला ही वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। 25 साल तक वो व्यवहारिक ज्ञान ले, जगह जगह जाकर अध्ययन करे और इसके बाद लास्ट में 75 ईयर का जब हो जाए, यानी कि 75 साल के जब हो जाए, तब लास्ट में अपने संन्यास आश्रम में प्रवेश करे। इस समय वो मोक्ष, ये जो लास्ट आश्रम है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, यानी कि इस समय वो समाधि लगाकर अपने भगवान से अंतर ध्यान करे और मोक्ष की प्राप्ति करे। ये 4 आश्रम हैं और इन चारों आश्रम के अनुसार ही हर व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करेगा। ये राजा की ड्यूटी है और ये राजा भी इन नियमों का या इन आश्रम का पालन करेगा। इसके अलावा 4 आश्रम के अलावा 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन 4 वर्णों के मनु ने मनुस्मृति में कर्तव्य भी बताए हैं कि चारों के क्या काम है। तो राजा की ड्यूटी है कि अपने वर्ण के अनुसार सभी व्यक्ति या सभी नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। लास्ट में हम देखेंगे पनिशमेंट अंडर मनुस्मृति, यानी कि मनुस्मृति में पनिशमेंट की या दंड की भी व्यवस्था की गई है। मनु ने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, एक धर्म और दूसरा दंड। तो राजा का कर्तव्य है कि अपने राज्य में सभी से अपने कर्तव्य का पालन कराए और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करे। राजा स्वयं भी अपने कर्तव्यों का पालन करेगा, लेकिन अगर कुछ नागरिक या कुछ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, अपने सामाजिक जीवन का निर्वाह सही रूप में या नियमों के अनुसार नहीं करते हैं, उस स्थिति में राजा का काम है कि वो दंड की एक न्यायिक व्यवस्था संचालित करे और जिसे आज हम जैसे बोलते हैं न्यायालय, उस तरह से मनु ने भी अपने मनुस्मृति में एक असेंबली के बारे में डिस्कस किया है, जिसे न्यायिक असेंबली या जिसे पंचायत कहा गया है। तो पंचायत का काम है कि जो सामाजिक
नियमों का पालन नहीं कर रहा या धर्म का पालन नहीं कर रहा या धर्म के अनुसार व्यवहार नहीं कर रहा, उसके लिए उचित दंड की व्यवस्था करे। साथ में मनु ने मनुस्मृति में राजा के लिए भी दंड की व्यवस्था की है। अगर राजा भी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, धर्म का पालन नहीं करता है, उस स्थिति में राजा भी दंड का अधिकारी माना जाएगा। अतः मनु ने मनुस्मृति में राजा के बारे में, दंड के व्यवस्था के बारे में या सप्तांग सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया है, उस पर एक विस्तृत चर्चा की है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।